हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद उदित सर। मेरा नाम उदित छाबड़ा और मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेट नंबर 8। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आ रही है, बट आई ट्राई कि मैं आपसे रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूँगा और आपके लिए फ्री कंटेंट इसी तरीके से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते क्या लिखा हुआ है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अपोज बाय द कम्युनिस्ट। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कम्युनिस्ट यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी अपोज किया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उन्होंने भी अपोज किया था, और इसके अलावा हिंदू महासभा जो थी उन्होंने भी इसके लिए क्या किया था? अपोज किया था। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड। इट वाज फॉलोड बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स इन द पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड केरला। यहाँ पर थोड़ी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली जो था ना ये मूवमेंट, ये स्ट्रांगली कहाँ पे था? अगर हम देखें तो ये मूवमेंट स्ट्रांगली कहाँ पे था? यूपी में था। इसके अलावा ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग कहाँ पे था? बिहार में था, महाराष्ट्र में था। कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। इसके अलावा मिदनापुर, कहाँ पे? मिदनापुर, और इसके अलावा कर्नाटका। तो ये कुछ रीजन्स थे जहाँ पर ये मूवमेंट जो था ज़्यादा पावरफुल था। और इसके अलावा तो ये स्टेटमेंट अगर देख रहे हैं तो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जगह कौन सी हैं? वो प्लेसेस जो मैंने आपको बताई अभी। ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, मिदनापुर हो गया। ठीक है, और इसके बाद तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन। ठीक है, वैसे ये स्टेटमेंट गलत है और उन्होंने हमसे पूछा भी क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फॉल्स पूछा रिगार्डिंग क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आई होप आपको पता होगा कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था, इस क्विट इंडिया मूवमेंट को। और इसके अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी हो गए और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, इन लीडर्स को अगले ही दिन सुबह अरेस्ट कर लिया गया था ताकि इस मूवमेंट को दबाया जा सके। और यही वो मूवमेंट था, रिमेंबर, यही वो मूवमेंट था जिसमें डू और डाई का नारा दिया गया था। किस चीज़ का नारा? डू और डाई का नारा दिया गया था। क्लियर? और इसके अलावा सी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? राजगोपालचारी अपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन्होंने बेसिकली इसको अपोज तो किया था, और साथ में ये भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, इन्होंने भी कांग्रेस से क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। और डी स्टेटमेंट भी सही है, पर उन्होंने हमसे फॉल्स पूछी है, तो फॉल्स के हिसाब से इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिख गुरु मेड द रेसलिंग ग्राउंड फॉर फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ सिख्स एट खडूर साहब। तो इसका सही आंसर, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह की बात कौन करता था? तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, दैट इज गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी हम सब जानते हैं सिख धर्म में जो दूसरे गुरु माने जाते हैं, और पहले गुरु कौन हम सब जानते हैं? बाबा गुरु नानक देव जी। क्लियर हो गया जी? तो इसका सही आंसर क्या है? गुरु अंगद देव। और अगर हम यहाँ पे कुछ और सिख गुरुज की बात करें, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी ऑप्शन में? गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जो थे, इन्होंने क्या स्टार्ट करा था? स्टार्ट नहीं, इन्होंने क्या ख़त्म किया था? मसंत प्रथा। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन्होंने क्या ख़त्म किया था? मसंत प्रथा। ये इस बारी जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि मसंत प्रथा किसने ख़त्म करी थी। क्लियर और नॉट? और इसके अलावा ए ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है? गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद अगर हम देखें तो ये 6th सिख गुरु थे। कौन से सिख गुरु? 6th सिख गुरु। ठीक है, और इन्होंने अपनी वेस्ट पे 2 तलवारें इन्होंने रखी हुई थी, विच वर फेमस फॉर मीरी एंड पीरी। किसके लिए फेमस था? मीरी एंड पीरी। मीरी का मतलब होता है टेम्पोरल पावर, पीरी का मतलब होता है स्पिरिचुअल पावर। आई रिपीट, मीरी का मतलब होता है टेम्पोरल पावर और पीरी का मतलब होता है स्पिरिचुअल पावर। तो इसके लिए फेमस थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी। ठीक है, क्लियर और नॉट? ओके, और इनकी जब रिहाई हुई थी ग्वालियर के जेल से, जब इनकी रिहाई हुई थी उसके बाद ही क्या मनाया जाता है? बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बंदी छोड़ दिवस। क्लियर हो गया? अच्छा, मेरे को सभी जने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा शहर इन गुरु 6th सिख गुरु ने बसाया था, कौन सा शहर? क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया? गुरु हर राय जी ये सिखों के 7th गुरु थे, और गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा आपको पता है ये 10वें गुरु थे, और इन्होंने मसंत प्रथा को ख़त्म किया था। और इसके अलावा खालसा की स्थापना भी इन्होंने करी थी। किसने करी थी खालसा की स्थापना? गुरु गोबिंद सिंह जी ने करी थी। क्लियर हो गया सबको?
ओके, और कौन से साल में करी थी? 1699 में करी थी। कब करी थी? 1699। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन अमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी? तो इसका आंसर सही क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, दे वर एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। देखो बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे लिखे हैं ना क्वेश्चन में, ये सब बिलोंग करते थे किसको? HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को। इन्होंने अंग्रेज़ों की एक ट्रेन जो थी, सरकारी ट्रेन थी, लूटा, और इस केस को ही फेमसली क्या बोलते हैं? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। और इसी केस में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को अरेस्ट किया गया था। बाद में देवर हैंग्ड, इनको फांसी हो गई थी। हालांकि जो रोशन सिंह थे, मैं आपको यहाँ पे एक फैक्चुअल बात बताता हूँ, आपने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। रोशन सिंह जो थे ना, ये जो थे, ये इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब आई मीन टू से, ऐसा कहूँगा मैं कि जब जिन लोगों ने ट्रेन को लूटा था उसमें ये पर्टिकुलर जो पर्सन है रोशन सिंह इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, उसके अलावा चलो और बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, दे थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये बॉम्ब किसने फेंका था? भगत सिंह। किसने? भगत सिंह। और दूसरे कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। लेट मी राइट इट हेयर। दूसरे कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। कौन थे भाई? बटुकेश्वर दत्त। हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बॉम्ब फेंका था तो उस दिन किन बिल्स पे डिस्कशन हो रही थी असेंबली में? तो ये भी आपने याद रखना है कि किन बिल्स पे डिस्कशन हो रही थी। एक था ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और दूसरा क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल। दूसरा कौन था बच्चों? कौन सा था? पब्लिक सेफ्टी बिल। दोनों बिल्स इंपॉर्टेंट है और इन्हीं बिल्स पे डिस्कशन हो रही थी जिस दिन बॉम्ब फेंका गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। दे वर द फाउंडर मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी। तो ये भी बिल्कुल गलत है। स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? CR दास। कौन थे? CR दास इसके प्रेसिडेंट थे। और इसके सेक्रेटरी कौन थे स्वराज पार्टी के? मोतीलाल नेहरू। कौन थे बच्चों? मोतीलाल नेहरू। और फाउंडर कौन थे? CR दास। क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया सभी को? ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों ने याद रखनी थी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो ये एक करंट अफेयर कह सकते हो आप इसको, करंट अफेयर भी मैंने इंक्लूड किया। तो इसका सही आंसर है 2024। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ कि अगर आप चाहते हो कि मैं करंट अफेयर्स की एक वीडियोस लेके आऊँ जिसमें डेडिकेटेडली मैं सिर्फ करंट अफेयर्स को ही पढ़ाऊँ, और साथ में एक मैराथन वीडियो भी लेके आऊँ जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपकी डिमांड होगी ना मैं तभी लेके आऊँगा, अदरवाइज अगर आपकी डिमांड नहीं होगी तो मैं वीडियो नहीं लेके आऊँगा। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज द ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया टू अटेंड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो देखो बेसिकली क्या था, साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। कौन कौन से साल में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? एक हुई थी 1930 में, 1931 में, 1932 में। 30 में जो हुई वो हो गई फर्स्ट, 31 में जो हुई वो हुई सेकेंड, और 32 में जो हुई वो हो गई थर्ड। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लंदन। और अगर हम देखें क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं कि इंडिया में से किस लीडर ने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर। समझ गए मेरी बात? भीमराव अंबेडकर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से गांधी जी ने कौन सी अटेंड करी थी? एनी गेसेस? ओके, गांधी जी ने कौन सी अटेंड करी थी? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये किस पैक्ट के बाद ये तय हुआ था कि कांग्रेस जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी? इट इज गांधी इरविन पैक्ट। कौन सा? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, और एक और चीज़ जो तुम लोगों ने याद रखनी है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो किस डेट को साइन हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो किस डेट को साइन हुआ था आपने याद रखना है, 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये क्वेश्चन इजी है, बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं हमें ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, एनी बेसेंट। थोड़ा अगर हम और इन चीज़ों को डिटेल में देखें तो क्या है, एनी बेसेंट जो है 1917 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें ये क्या बनी थी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि एक वुमेन जो है वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी है। और एनी बेसेंट की अगर मैं बात करूँ, शी वॉज एन आयरिश लेडी। क्या थी ये? एक आयरिश लेडी थी। और ये किससे रिलेट करती थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। किससे रिलेट करती थी ये? थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये रिलेट करती थी। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन हम देखें, सरोजनी नायडू। तो जो सरोजनी नायडू थी, ये कौन थी? ये भी महिला प्रेसिडेंट रह चुकी कांग्रेस की इन द ईयर 1925 इन द कानपुर सेशन। अब इनमें और उनमें फ़र्क देखो क्या है। फ़र्क क्या है, ये जो सरोजनी नायडू थी ना, ये इंडियन थी, जबकि जो एनी बेसेंट थी वो आयरिश लेडी थी। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। ठीक है। और वो किस सेशन में बनी थी बच्चों? याद रखना आपने, 1925 का जो कानपुर सेशन था। क्लियर हो गया? अच्छा, एक ए ऑप्शन देखो, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? नीली सेन गुप्ता। आज तक ना कांग्रेस पार्टी में टिल 1947 की अगर हम बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंस, 1947 से पहले पहले की अगर हम बात करें, तो 3 बारी ऐसा हुआ कि कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है वो महिलाएं बनी। सबसे पहली बारी कौन बनी? एनी बेसेंट। उसके बाद कौन बनी? सरोजनी नायडू। उसके बाद 1933 में, कौन से साल में? 1933 में कौन बनी थी प्रेसिडेंट? 1933 में प्रेसिडेंट बनी थी नीली सेन गुप्ता। कौन बनी थी? नीली सेन गुप्ता, एंड दैट टू इन कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, एक कुछ और बातें देख लो यहाँ पे कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसका आंसर क्या है? जॉर्ज यूल। क्या आंसर है? जॉर्ज यूल। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने कांग्रेस पार्टी पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आपको प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में एक लेक्चर मिल जाएगा। 16 to 17 मिनट्स का लेक्चर है, बहुत ही यूज़फुल लेक्चर है। उसमें मैंने कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट सेशन और कांग्रेस के इतिहास के बारे में और भी बहुत सी बातें मैंने उस लेक्चर में आपको पढ़ाई हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में और जानना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लेक्चर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉस्को एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पॉस्को एक्ट जो है, पहले बात तो देखो, पॉस्को एक्ट जो होता है ये किससे रिलेट करता है? चिल्ड्रन से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है चिल्ड्रन से। चिल्ड्रन से रिलेट करता है। और ये कब लागू किया गया था? 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था ये एक्ट। और ये जो एक्ट होता है ना, ये बेसिकली बच्चों के लिए जो प्रोटेक्शन की बात करता है। किसके लिए? बच्चों के लिए, यानी कि चिल्ड्रन के लिए ये प्रोटेक्शन की बात करता है। चिल्ड्रन के लिए ये प्रोटेक्शन की बात करता है। बट किस चीज़ से प्रोटेक्शन की बात करता है? ये बच्चों की प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात करता है, रिलेटेड टू आप कह सकते हो सेक्सुअल ऑफेंसेस। किससे रिलेटेड? सेक्सुअल ऑफेंसेस। जैसे कि देखो क्या हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, इस तरीके की कोई भी चीज़ जो बच्चों के अगेंस्ट करी जा रही है, उस केसेस में कौन सा लॉ लगता होता है? पॉस्को एक्ट लगता है। कौन सा एक्ट लगता है? पॉस्को एक्ट। और ये जो लॉ होता है ना, ये पर्टिकुलर लॉ आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा एक्ट है जो बच्चों की जो उम्र है वो 18 साल से कम, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कौन सी उम्र होती है जिससे कम पे एक पर्सन को चाइल्ड कहा जाएगा? तो वो 18 साल से कम की एज होती है जिससे कम एक बच्चे को चाइल्ड बोला जाएगा। और ये किस एक्ट के थ्रू होता है? ये पॉस्को एक्ट के थ्रू होता है। आप मेरी बात समझ गए हो ना? ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लीड्स टू। आरबीआई हम सब जानते हैं, एक पॉइंट आपने याद रखना है, आरबीआई बना था 1935 में आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। किस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद बना था आरबीआई? हिल्टन यंग कमीशन। क्लियर हो गया?
अच्छा, अब लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया लीड्स टू, तो इसका सही आंसर देखो पता है क्या है, इसका सही आंसर है मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। देखो बैंक रेट क्या होता है, पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बैंक रेट क्या होता है। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा, जो किससे करी जाती है, आरबीआई से करी जाती है। किससे करी जाती है, बैंक के द्वारा, जो किससे करी जाती है, आरबीआई। जस्ट अ सेकंड, देखो देखो एक साइड हमारा क्या हो गया, आरबीआई हो गया, और दूसरी साइड क्या हो गया, कोई भी कमर्शियल बैंक, लेट से एसबीआई हो गया। तो अब क्या हो गया, एसबीआई आरबीआई से जिस ब्याज दर पे लोन ले रहा है, जिस ब्याज दर पे एसबीआई आरबीआई से लोन ले रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैंक रेट। और ये मैंने आपको जैसे बोला, ये हमेशा क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। क्या होती है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरे को क्या समझाना है आपको। मान के चलो अगर आरबीआई ने बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, आरबीआई ने बैंक रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, आरबीआई एसबीआई से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा जब एसबीआई उस लोन को रिटर्न करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, आरबीआई एसबीआई से बैंक रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा है ना, तो एसबीआई को जो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा जो उन्होंने लोन की फॉर्म में लिया था, उसके लिए उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। अब एसबीआई अगर खुद ही इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है आरबीआई से, एसबीआई अगर खुद ही इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है आरबीआई से, तो ऑब्वियस है ना, जो बर्डन एसबीआई पे डाला जा रहा है वो एसबीआई फर्दर किस पे डालने वाला है, कस्टमर्स पे डालने वाला है, हम लोगों पे डालने वाला है। तो इससे क्या होगा, हमें महंगी ब्याज दर पे लोन मिलेगा। समझ गए मेरी बात। और इससे एक चीज़ और क्या होएगी, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर इसका रिवर्स करते हैं, अभी बैंक रेट ज़्यादा था ना, तो लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी। अगर मान के चलो बैंक रेट को कम कर दिया जाए, बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा, तो इसका उल्टा और फर्क पड़ेगा लिक्विडिटी पे। यानी कि अगर बैंक रेट कम कर रहे हैं तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए मेरी बात। तो आप कह सकते हो कि इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन बैंक रेट और लिक्विडिटी के बीच में क्या होता है बच्चों, इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। क्लियर हो गया, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ अफ्स्पा, AFSPA। तो इसका आंसर सही क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ऑप्शन ए। देखो जो अफ्स्पा होता है ना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये बेसिकली क्या होता है, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं। कौन से एरियाज होते हैं, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं ना, डिस्टर्ब्ड एरियाज, उन डिस्टर्ब्ड एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो एक्ट लाया गया था, उसको क्या बोलते हैं, अफ्स्पा, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब ये एक्ट करता क्या है, ध्यान से सुनो। ये एक्ट स्टेट पुलिस को या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं, उनको एक फ्री हैंड दे देता है कि वो किसी भी पर्सन को मार सकते हैं, किसी भी हाउस को सर्च कर सकते हैं, किसी भी हाउस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसमें उनको मतलब जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, जो ये पुलिस फोर्सेस होती हैं, उनको लगता है कि ये हाउस यूज़ किया गया इंसर्जेंसी के लिए, मिलिटेंसी के लिए यूज़ किया गया, तो उसको वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी पर्सन को विदाउट एनी सर्च वारंट वो लोग क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके। तो इसका सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटी हेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अनकॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादा बुक्स में हमें इसको देखने को नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर क्या, मैं आपको सीधा बताता हूँ, बी ऑप्शन, JM लिंगडो। ठीक है, ये बेसिकली वो पर्सन थे जिन्होंने उस कमेटी को हेड किया था जिसमें स्टूडेंट इलेक्शन से रिलेटेड रिफॉर्म्स करने की बात करी गई थी। और इन्होंने अपनी कमेटी में बेसिकली कमेटी ने, देखो क्या प्रॉब्लम क्या थी, जो स्टूडेंट थे ना, जो स्टूडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो लोग क्या करते थे, अगर उन्हें स्टूडेंट इलेक्शन लड़ने हैं तो उन्हें स्टूडेंट रहना ज़रूरी है ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अगर उन्हें भाग लेना है तो उन्हें स्टूडेंट रहना ज़रूरी है। तो मान के चलो अगर किसी को चांस नहीं मिलता, अगर किसी ने 3 साल की डिग्री करी और उस 3 साल में वो इलेक्शन नहीं जीत पाया, तो वो क्या करता था, दोबारा से एडमिशन ले लेता था किसी न किसी दूसरे कोर्स पे, तो और वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता था। तो इस तरीके से एक बार ही मान लो 3 साल के कोर्स में लिया, एडमिशन लिया, नहीं जीत पाए इलेक्शन, फिर दोबारा से किसी कोर्स में एडमिशन ले ली, फिर दोबारा से ले ली, तो इस तरीके से फिर तो वो बढ़ता ही जाएगा ना आगे। तो इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी को किसने हेड किया था, JM लिंगडो ने लीड किया था। क्लियर हो गया, ओके।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह? रंजीत सिंह हम सब जानते हैं, इन्होंने बेसिकली सिख एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह। इनके पीएम का नाम पूछ रहे हैं। देखो ये खुद तो सिख थे, पर ये एक सेकुलर सोच के नेता थे, ठीक है। ही वॉज अ सेकुलर थिंकिंग पर्सन। इनकी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखूं पहले तो जस्ट अ सेकेंड, ओके, आर वी रेडी टू गो? यस। तो रंजीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो वो एक सेकुलर सोच के नेता थे। तो जैसे कि इनके जो क्या बोलते हैं पीएम थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो क्या है? ध्यान सिंह, ये इनके पीएम थे। और अगर हम बाकी चीज़ें देखें कि इनके फॉरेन मिनिस्टर कौन थे इनके फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, तो फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो एक मुस्लिम थे, उनका नाम था फ़कीर अजीज़ उद्दीन। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, जो कोऑपरेटिव का पेपर होना संडे को। फ़कीर अजीज़ुद्दीन ये क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर थे। और इसके अलावा अगर मैं और चीज़ें देखूँ यहाँ पे, जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक ब्राह्मण थे, उनका नाम क्या था? दीनानाथ। क्या नाम था? दीनानाथ, ठीक है। इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। और पीएम जैसा कि मैंने आपको बोला कौन थे? ध्यान सिंह। क्लियर। और इसके अलावा इन्होंने अपनी आर्मी को वेस्टर्न लाइंस पे, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ की तरह इन्होंने मॉडर्नाइज भी किया था। और मॉडर्नाइज करने में जिन 2 पर्सन ने इनकी हेल्प करी थी वो कौन थे? बेसिकली जो फ्रांस के एक बहुत ही महान एक योद्धा माने जाते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। उनकी आर्मी से ही 2 पर्सन थे। एक का नाम था जीन, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जीन बैप्टाइस वेंटूरा। इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अलावा दूसरे कौन थे? जीन फ्रैंकोइस अलार्ड। क्लियर? ओके। तो ये आपने याद रखनी है कुछ बातें रिलेटेड टू महाराजा रंजीत सिंह। और महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे? तो ये भी याद रखना आपने, सुकरचक्या मिसल। कौन सी मिसल? सुकरचक्या मिसल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ऑडिट इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एट द लोकल लेवल इन इंडिया? तो सोशल ऑडिटिंग कौन करता होता है? सोशल ऑडिटिंग करी जाती है ग्राम सभा के द्वारा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसने पंचायतों को जो है एक पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया था, उसमें अमेंडमेंट भी ये बोला गया कि जो सीएजी होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो जो हैं लोकल लेवल पे क्या कर सके? सोशल ऑडिटिंग कर सके। लोकल लेवल पे सोशल ऑडिटिंग कर सके। ये अधिकार सिर्फ किसके पास होता है? ग्राम सभा के पास होता है। किसके पास होता है जी? ग्राम सभा के पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। व्हाट वाज दिस सॉन्ग ऑल अबाउट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। इट डिस्क्राइब इंडियाज नेचुरल ब्यूटी एंड यूनिटी अमंग द पीपल। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई थिंक इट्स सेकंड लास्ट। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज नेवर बीन सब्जेक्टेड टू प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल हम सब जानते हैं आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी। और अगर हम देखें कि कौन सी स्टेट जहाँ पर कभी भी इमरजेंसी नहीं लगाई गई, तो इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना। कुछ और बातें देख लो यहाँ पे। तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़ में भी कभी नहीं लगाई गई इमरजेंसी। छत्तीसगढ़ जो कि भारत का कौन से नंबर का राज्य था? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भारत का कौन सा राज्य था छत्तीसगढ़ इन टर्म्स ऑफ सीरियल नंबर, कौन सा राज्य था ये? तो एक तो छत्तीसगढ़ में कभी स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी, इसके अलावा तेलंगाना में कभी स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी। और अगर पूछते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पे लगी है इमरजेंसी, मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पे लगी है? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। कितनी बारी? 10 बारी। कितनी बारी? 10 बारी। और अगर पूछते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम डेज के लिए इमरजेंसी कहाँ पे लगी है, तो ये कहाँ पे लगी है? रिमेंबर, पंजाब में लगी है। कहाँ पे लगी? मैक्सिमम डेज के लिए इमरजेंसी पंजाब में लगी है। और वो भी कितने दिनों के लिए लगी है पंजाब में इमरजेंसी? तो ये भी आपने याद रखना है, 3510 डेज। कितने डेज? 3510 डेज के लिए, ठीक है। और इससे कम अगर हम देखें इमरजेंसी कहाँ पे लगी है, तो इससे कम इमरजेंसी लगी है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में 2061 डेज के लिए लगी थी। कितने दिन के लिए? 2061 डेज।
क्लियर हो गया? ओके, लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शंस में बाद में आते हैं, पहले स्टेटमेंट्स को ही देख लेते हैं आप। पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शंस ऑफ विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या ये चीज़ स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है। पार्ट ये 14 है, बट जबकि ये किससे रिलेट करता है? जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्ट 15 होता है। कौन सा पार्ट होता है जी? पार्ट नंबर 15, पार्ट 15। क्लियर हो गया? ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत होगी। तो अब ऑप्शन देखो, ए भी गलत होगी क्योंकि ए में क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो ये गलत होगी। डी ऑप्शन भी गलत होगी क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। बचा बी या सी। तो इसका मतलब यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी कि बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड इसमें भी आ रहा है और सेकंड इसमें भी आ रहा है। हमें चेक करनी है थर्ड ऑप्शन। द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब थर्ड में क्या बोल रहे हैं? टेन्योर की बात हो रही है, 6 years और 65 years ऑफ एज, तो ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो मैंने सेकंड ऑप्शन को चेक ही नहीं किया, तो सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। बट फिर भी हम सेकंड ऑप्शन को जरूर चेक करेंगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल सही है। एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर और नॉट? प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करता है और साथ में इलेक्शन कमिश्नर्स के जो 2 मेंबर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं इसको एक 3 member बॉडी, अभी तो ये 3 member ही है ना, पर पहले ये एक 1 member बॉडी होती थी। इसको 1 से एक 3 member बॉडी कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1989 में, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्योंकि इसी साल क्या हुई थी? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जिसने वोटिंग एज को 21 से घटा के कितना कर दिया था? 18 साल कर दिया था। इसीलिए वर्कलोड बढ़ गया ना इलेक्शन कमीशन का, तो इसीलिए एक मेंबर से कितना हो गया था? ये 3 member बॉडी बन गया था। क्लियर? क्लियर और नॉट? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और देख लो, पार्ट 14 अगर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड नहीं है तो किससे रिलेटेड है? तो रिमेंबर द सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, द सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ये किस में आता है? पार्ट नंबर 14 में आता है। यानी कि आप कह सकते हो यूपीएससी हो गया या जो स्टेट पीसीएस हो गया, वो पार्ट 14 के अंडर आ जाता है। क्लियर? ओके, तो ये था हमारी आज की वीडियो में। मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और इसके साथ साथ कई पॉइंट्स भी मैंने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जल्दी आपके लिए और कंटेंट लेके आऊँगा अपने इस चैनल पे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।